नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नया सवेरा का ये बहुत ही खास अंक लेकर। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह भूकंप के तेज झटके। तो वहीं दिल्ली में मुख्यमंत्री का चेहरा आखिर कौन होगा, अभी करना होगा इंतजार। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर अहम सुनवाई है। इसके अलावा और भी होंगी तमाम बड़ी खबरें। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। दिल्ली एनसीआर में सुबह 5:36 पर महसूस हुए झटके। 4.0 मापी गई तीव्रता। इमरजेंसी के लिए दिल्ली पुलिस का नंबर डायल करें 112। सुप्रीम कोर्ट में आज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से संबंधित याचिकाओं पर होगी सुनवाई। किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप को बदलने पर प्रतिबंध लगाता है मौजूदा कानून। महाकुंभ में अब तक करीब 53 करोड़ लोगों ने किया स्नान। वहीं रेलवे ने भी किया प्रयागराज जाने के लिए आज 5 और स्पेशल ट्रेनों का इंतजाम। प्लेटफॉर्म नंबर 16 से रवाना होंगी सभी स्पेशल ट्रेनें। यूक्रेन पर आपात शिखर बैठक के लिए पेरिस जाएंगे यूरोपीय संघ के नेता। अमेरिका ने कहा वास्तविक शांति वार्ता का हिस्सा होगा यूरोप। 22 मार्च से शुरू होगा आईपीएल का 18वां संस्करण। डिफेंडिंग चैंपियन केकेआर और आरसीबी के बीच होगा पहला मुकाबला। 25 मई को कोलकाता में होगा फाइनल। और सबसे पहली खबर राजधानी दिल्ली से। दिल्ली एनसीआर में आज लोगों की नींद भूकंप के झटकों से खुली। इस दौरान भयंकर आवाज भी सुनाई दी। लोग बुरी तरह से दहशत में आ गए। सुबह 5:36 पर ये झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में 4.0 की तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। भूकंप का केंद्र दिल्ली में जमीन से 5 किलोमीटर की गहराई में था। अब तक भूकंप में किसी भी तरह के हताहत होने की किसी की खबर नहीं है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम समेत अलग अलग इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली पुलिस ने भी एक्स के जरिए उम्मीद जताई कि सभी लोग सुरक्षित हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया है कि लोग आपातकालीन सहायता के लिए 112 डायल करें। और इस बीच लोगों में काफी डर देखा गया। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके आज सुबह महसूस किए गए। सुबह थी लेकिन उसके बावजूद लोग नींद छोड़ घर से बाहर भागते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। मैं हर किसी से अपील करता हूं कि सुरक्षा सावधानियों का पालन करें, सतर्क रहें। अधिकारियों ने स्थिति पर नजर बना रखी है। तो कांप उठी धरती जब राजधानी दिल्ली में सुबह 5:36 के आसपास भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। और यहां पर एपी सेंटर नई दिल्ली बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में महसूस किए गए इन भूकंप के झटकों। तब जब 2-3 लोगों ने पूछा भी तब हमको भी ऐसा लगा कि हाँ कि कुछ झटका लगा है कि भूकंप सा आया है कुछ। हमें ऐसा लगा जैसे ट्रेन चल रही हो ना, धरती ऐसे हिल रही बहुत तेज, धड़ाधड़ धड़ाधड़, मतलब कि जैसे कुछ धरती फटने वाली है। बहुत तगड़ा झटका था। काफ़ी हॉरेबल था और वो काफ़ी देर तक झटके आने लगे। अभी मैं सोते हुए एकदम से उठा, एकदम बाहर की तरफ भागा और देखा बहुत तेज झटका खा रहा है। बहुत तेज झटका महसूस हुआ। अभी दूध लेने गए थे तो उस कुर्सी में बैठे हुए थे, पूरी तरीके से हिली थी कुर्सियाँ और एकदम झटके से खड़े भी हुए हम लोग, लेकिन था बहुत कम टाइम का। टाइमिंग तो बहुत कम थी बट स्पीड बहुत ऐसी लगी जैसे किसी नीचे से कोई ट्रेन निकल के जा रही है। धर 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 करके हमें लगा। हम तो सोचे कोई ट्रेन आई है, बहुत स्पीड में ट्रेन आई है, जो है ऐसा महसूस हुआ हमारे को जो है।
हमारे संवाददाता तपस इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए सीधे रुख करते हैं। तपस, यहाँ पर तेज झटकों के साथ तेज आवाज भी सुनाई दी दिल्ली वासियों को। एपिसेंटर नई दिल्ली बताया जा रहा है, और क्या कुछ जानकारी इस वक्त मिल पा रही है? देखिए, 2-3 चीजें बहुत अहम हो जाती है, मैं आपको बताना चाहूंगा जया। सबसे पहली चीज है कि आपने कहा कि एपिसेंटर कहाँ था। एपिसेंटर है नई दिल्ली एरिया, और ये 2012 के बाद है कि जहाँ पे दिल्ली के अंदर ये एपिसेंटर हुआ है। आप देख सकते हैं, इससे पहले भी हम लोगों ने बात की है, भूकंप आया है दिल्ली में या फिर उसके झटके महसूस हुए हैं, लेकिन जो एपिसेंटर है वो इतना पास में नहीं रहा, दूर दराज के इस क्षेत्रों में रहा है। नेपाल कहिए, अफगानिस्तान कहिए, आसपास के इलाकों में रहा है, हरियाणा आसपास। लेकिन चूंकि ये एपिसेंटर दिल्ली में रहा तो उसका इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा महसूस किया गया। 4.0 का जो इसका रिक्टर स्केल मापा गया, ये दूसरा पॉइंट है। लेकिन ये लगा ऐसा कि ये 5 या उसके ऊपर का है। उसका रीजन है कि एपिसेंटर पास है, उसके साथ साथ जो डेप्थ है 5 किलोमीटर की डेप्थ में ये भूकंप आया। 5 किलोमीटर की डेप्थ बहुत कम मानी जाती है, और अगर यहाँ पे भूकंप आता है, और ये फॉल्ट लाइन नहीं, जो हमारे सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि ये शायद 2 अलग अलग जगहों का कुछ अलाइनमेंट का मसला रहा है, इसी वजह से ये भूकंप आया है। और इसी वजह से जो हमने देखा कि चूंकि 5 किलोमीटर की डेप्थ में थी तो उसका इम्पैक्ट जो था ज्यादा महसूस हुआ। लगा कि लोगों को कि शायद ये ज्यादा पावरफुल है। इसका जो आगे दूर दूर तक वो रहा, करीब आप समझ सकते हैं, ये दिल्ली एनसीआर के इलाकों से शुरू होकर उसके 50 किलोमीटर आगे तक इसके झटके महसूस किए गए। तो ये बहुत अहम हो जाता है। बिल्कुल। और तपस, यहाँ पर जब एपिसेंटर नई दिल्ली है, ऐसे में आफ्टर शॉक्स को लेकर भी अब चिंता है। बिल्कुल, मैं अभी उसी पे आ रहा था कि आफ्टर शॉक जब बनता है, और आफ्टर शॉक जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने एक्स पोस्ट में इस बात का जिक्र किया कि आप इस चीज का ध्यान रखें कि इसके बाद आफ्टर शॉक होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। 2 तरीके के आफ्टर शॉक्स होते हैं। तो भूकंप के ठीक बाद ही कुछ झटके और ज्यादा हो, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसलिए ज्यादा पता है क्योंकि जब उन्होंने कार्यभार एज अ चीफ मिनिस्टर संभाला था गुजरात में, तब भुज में सबसे बड़ा भूकंप आया था। आपको याद है जब पूरा का पूरा गुजरात, एक तरह से भुज का जो पूरा इलाका है वो तबाह हो गया था। तो उनको पता है कि आफ्टर शॉक जब आता है तो 2 तरीके से, तो जब भूकंप आता है उसके ठीक बाद आता है, अगर उस समय नहीं है तो उसके भूकंप के बाद वो जो एरिया होता है वो चूंकि इतना ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, तो 1-2 दिन बाद भी आफ्टर शॉक आने के या फिर दूसरे भूकंप के झटके आने के ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये 2-3 चीजें बहुत अहम है। दूसरा कि लोगों में एक घबराहट जरूर थी, क्योंकि करीब ये 7-8 सेकंड का मसला रहा, 7-8 सेकंड रहा, और ये बहुत इंटेंस था। तो उस समय लोग बाहर हबड़ तबड़ में निकले, कुछ जो एजेड है वो निकल नहीं पाए, जो लोग निकल पड़े वो रास्ते में आए, तो वो एक माहौल थोड़ा सा डरावना माहौल बन रहा था। तो इसी वजह से जब देश का नेता इस तरीके से फिर आगे आता है, बोलता है कि आप चिंता मत करिए, सब लोग हैं, और जो ऑफिशियल्स है, जो कंसर्न ऑफिशियल्स है, वो इस चीज को बारीकी से देख रहे हैं। तो एक लोगों को एक समझाया था कि हाँ, चीजें ठीक है, एक तरह से ठीक तरीके से हो रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपदा कभी भी आ सकती है, नेचुरल कैलामिटीज कभी भी आ सकती है। इसको रोक पाना मुश्किल, नामुमकिन है, क्योंकि अभी तक हमारे पास वो टेक्निक नहीं आई है, वो टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि जो भूकंप है उसको प्रेडिक्ट कर पाए। अभी काम चल रहा है, लेकिन जो अहम हो जाता है वो है उस भूकंप आने के बाद क्या क्या चीजें की जा सकती है। जो लोग बाहर निकल आए वो तो अच्छा है, लेकिन जो नहीं निकल पाए, 2 अहम चीज होती है। आप लिफ्ट का प्रयोग ना करें, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग्स होती है दिल्ली में आज की डेट में, तो हाई राइज बिल्डिंग में लिफ्ट होती है, आप लिफ्ट का प्रयोग ना करें, आप सीढ़ियों का प्रयोग करें। जो लोग निकल नहीं सकते वो किसी टेबल के नीचे अपने आप को सुरक्षित करें, या फिर जो आप दरवाजे के जो साइड के होते हैं इलाके, वो जो चौखट होती है उसके नीचे अपने आप को सेव करने की कोशिश करें। बिल्कुल। तो यहाँ पर जागरूक रहना बेहद जरूरी है। आफ्टर शॉक्स आ सकते हैं, आज नहीं तो 2-3 दिन में भी आ सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तपस, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली एनसीआर में तेज झटके यहाँ पर महसूस किए गए भूकंप के, और इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, और कोशिश करें कि किसी भी तरह की अगर कोई भी इस तरह का आपको महसूस हो कंपन, तो आप तुरंत घर से बाहर निकले, लिफ्ट का प्रयोग ना करें, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि राजधानी दिल्ली में और दिल्ली एनसीआर में काफ़ी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, ऊंचे अपार्टमेंट्स में लोग ज़्यादातर पे रहते हैं। तो ऐसे में कोशिश करें कि सीढ़ियों से आएँ
और लिफ्ट का प्रयोग ना करें। तो इस पर हम लगातार आपको और भी अपडेट देते रहेंगे। राजधानी दिल्ली में जो भूकंप के झटके आज सुबह महसूस किए गए। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई होगी। मौजूदा कानून किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप को बदलने पर प्रतिबंध लगाता है। बता दें कि ओवैसी ने याचिका में 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पूजा स्थल कानून को लागू करने की मांग की है। कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। हिंदू पक्ष का तर्क है कि यह कानून द्वारा दिए गए 3 मूल अधिकार छीनता है। ये कानून हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख समुदाय के खिलाफ है। इस कानून के चलते वे अपने ही पूजा स्थलों और तीर्थ स्थलों को अपने अधिकार में नहीं ले पाते हैं, जो इन समुदायों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर अहम सुनवाई। तो आखिर क्या कहता है ये कानून, आइए समझते हैं। देश में पूजा स्थलों को जस का तस रखने का जो कानून यहाँ पर है, 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में रहे धार्मिक स्थलों का स्वरूप नहीं बदला जा सकता। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत बनाया गया ये कानून, और यहाँ पर इस कानून को लेकर धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी की बात यहाँ पर की जा रही है। लेकिन इसको लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों अलग अलग बात यहाँ पर कह रहे हैं। धार्मिक स्थलों के संरक्षण से ये कानून जुड़ा हुआ है। इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है। धार्मिक स्थलों के स्वरूप को बनाए रखने का प्रावधान है इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में। धार्मिक स्थलों में किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन या निर्माण नहीं किया जा सकता, ये अहम पॉइंट है इस एक्ट का। और किसी भी पूजा स्थल को दूसरे संप्रदाय में बदलने से रोकने का भी प्रावधान है। कानून तोड़ने पर जुर्माना और जेल। जाहिर है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत अगर आप किसी तरह का निर्माण करते हैं तो जेल होगा। और 1947 को ये अस्तित्व में, तब से ये अस्तित्व में है ये एक्ट। और इसको और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ विकास सारथी इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। विकास, सबसे पहले जानना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट में जो आज अहम सुनवाई है, जो तमाम देश में जो विभिन्न याचिकाएं थी उन्हें क्लब करके सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हमें इस कानून को जांच करने की और इसे स्टडी करने की जरूरत है। क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है, क्या कुछ कहते हैं दोनों पक्ष? था वो हिंदू पक्ष की तरफ से पहुंचा था। उन्होंने ये कहा था कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो सीधे सीधे उनके जो धार्मिक अधिकार हैं उनका हनन करता है। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने, क्योंकि उसमें बाद में जमीयत उलेमाए हिंद और जैसा भी आपने कहा सदुद्दीन ओवैसी तो काफ़ी बाद में आए हैं, उससे पहले जमीयत यहाँ पर पहुंच गया था सुप्रीम कोर्ट में। और वो ये इस दलील के साथ आए थे कि देश में लगभग 27 जगहों पर, उनका उस वक्त उन्होंने मेंशन किया था कि 27 जगहों पर इस एक्ट के विपरीत जाकर के लोअर कोर्ट्स में सुनवाई हो रही है और वहां पर सर्वे वगैरह के ऑर्डर दिए जा रहे हैं। तो दोनों पक्ष अब इसमें अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। जहाँ हिंदू पक्ष का कहना है कि सीधे सीधे उनके अधिकारों का हनन करता है, वहीं मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि इसे सख्ती से लागू कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट में जब पिछली बार सुनवाई हुई थी तो सीजेआई का ये मत था, जब 12 दिसंबर को उन्होंने आदेश दिया कि क्योंकि अब हम इस एक्ट के प्रावधानों को सुन रहे हैं तो बेहतर होगा कि देश भर में कहीं पर भी लोअर कोर्ट्स किसी भी तरह के सर्वे के आदेश ना दें। और इस तरह के मामले जैसे कि आपने संभल में देखा होगा या उससे पहले और जगहों पर देखा गया जहां पर दो धर्मों के बीच दावे को लेकर के आपस में विवाद चल रहा है, उन सभी जगहों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फिलहाल कोई कार्रवाई ना की जाए और लोअर कोर्ट सर्वे वगैरह के आदेश ना दें। तो देखने वाली बात यह है कि ये जो आदेश है कि कोई भी लोअर कोर्ट भले ही इस तरह के मामलों में सिविल सूट एडमिट कर लेगा लेकिन उसको नंबर नहीं किया जाएगा और उस पर सुनवाई नहीं होगी, या इस आदेश को आगे सुप्रीम कोर्ट कब तक लागू रखता है। अब इसमें क्योंकि बहुत सारे पक्षकार हो गए हैं जया, हिंदू पक्ष और जो जमीयत या असदुद्दीन ओवैसी तो हैं ही, इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज भी इसमें अपनी बातें रखना चाहते हैं। खासतौर से अब मैं जिन पार्टीज की बात है बताऊं, सीपीआईएम, कांग्रेस, डीएमके, इसके अलावा एक 30 पार्टी जो है वो, तो ये 4 लोग ही राजनीतिक दल इस मामले में आ रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई में कहा गया था कि पॉलिटिकल पार्टीज का इस मामले से क्या लेना देना है। इन पार्टीज की दलील ये है कि देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और आपस में सौहार्द बनाए रखने के लिए जरूरी है कि इस एक्ट को कड़ाई से लागू कराया जाए। हालांकि हिंदू पक्ष ये कहता है कि ये कोई शर्त नहीं हो सकती कि आप ये कहें कि
ये एक्ट नहीं रहेगा तो हालात बिगड़ जाएंगे या संप्रदायों के बीच आपस में तनाव बढ़ जाएगा। पूरी तरह से लीगैलिटी के ऊपर बहस होनी चाहिए। और अब सुप्रीम कोर्ट में जब आज सुनवाई होगी तो उन्होंने दोनों पक्षों की ओर से नोडल वकील नियुक्त किए हैं, जिनके पास सभी अपने सबमिशन देंगे। आज की सुनवाई इसलिए महत्वपूर्ण है कि क्या क्वेश्चंस फ्रेम कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, किन किन बातों पर सुनवाई का रुख रह सकता है, और दूसरा ये कि जो अंतरिम आदेश कोर्ट ने अभी दिया हुआ है ये आगे कितने समय के लिए और एक्सटेंड होने वाला है, क्योंकि हिंदू पक्ष इस पर लगातार एतराज जताता भी रहा है पिछली सुनवाइयों में 12 दिसंबर के बाद कि जो लोअर कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल रही थी उनको कम से कम चलने दिया जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू होंगे सुप्रीम कोर्ट में आज और आने वाले दिनों में जो सुनवाई होगी उसमें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास आरती इस जानकारी के लिए साथ जुड़ने के लिए। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर आज अहम सुनवाई यहाँ पर होगी सुप्रीम कोर्ट पे, और सभी की निगाहें होंगी कि जिस तरह की यथास्थिति बनाए रखने की बात हुई थी क्या उसको लेकर क्या कुछ बदलाव होता है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों ने ही अपनी अपनी तर्क और दलीलें वहाँ पर लगातार वो रख रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए नया सवेरा। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे भारत की समृद्धि में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमईज का महत्वपूर्ण योगदान है, और इन उद्यमों को भारत सरकार का एमएसएमई मंत्रालय आर्थिक, तकनीकी और मार्केट लिंकेज जैसी सहायता प्रदान कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन को साकार करने में अहम भूमिका निभा रहा है। हमारे लिए एमएसएमई का मतलब है मैक्सिमम सपोर्ट टू माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। मंत्रालय के पास आपके व्यवसाय को बढ़ाने, नई मशीन और तकनीकी तथा कौशल विकास के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, पीएम विश्वकर्मा, पीएमईजीपी जैसे अनेक योजनाएं हैं। अपने सपने को साकार करने और एमएसएमई मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए आज ही उद्यम पंजीकरण करें, जो कि सरल और बिल्कुल मुफ्त है। हर एमएसएमई बनेगी अग्रणी, आधुनिक और आत्मनिर्भर। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। आपकी रसोई का दिल एलपीजी गैस स्टोव है। मेरा आईएसआई और डीआईएस प्रमाणित एलपीजी स्टोव मेरे पसंदीदा भोजन को पकाने के लिए आवश्यक हीट का सोर्स है। मैं सुरक्षित रूप से और खुशी से खाना पकाने का आनंद ले सकती हूँ। ब्रेक के बाद स्वागत है नया सवेरा में। बात करते हैं कि दिल्ली में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। इसका फैसला आज भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज होने वाली बीजेपी विधायक दल की बैठक टाल दी गई है। कहा जा रहा है कि आज होने वाली बैठक अब 19 फरवरी को होगी। सूत्रों की माने तो दिल्ली में 20 फरवरी को शपथ ग्रहण हो सकता है। वहीं शपथ ग्रहण समारोह की जिम्मेदारी बीजेपी महासचिव तरुण चुग को दी गई है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 2/3 बहुमत हासिल कर आम आदमी पार्टी को एक दशक बाद सत्ता से बाहर किया है। परिणाम आने के बाद से ही दिल्ली में सरकार गठन को लेकर बैठकों का दौर जारी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह व अन्य नेताओं की कई बैठक हो चुकी है। नड्डा दिल्ली के कई विधायकों से भी अलग अलग मिल चुके हैं। तो अब 19 तारीख को होगी विधायक दल की बैठक। ऐसे
खबर आ रही है। हमारे साथ शैलेंद्र मिश्र जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, दिल्ली का सीएम कौन, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन फिर भी दिल्ली के सीएम के नाम को लेकर क्या कुछ सूत्रों के हवाले से खबर है? 26 साल बाद जब राजधानी दिल्ली में भाजपा सरकार बनाने जा रही है, तो ऐसे में तैयारी तो खास हो। देखिए, जो दिल्ली के सीएम के चेहरे का सवाल है, उसको लेकर तमाम कयासबाजी कई दिनों से लगाई जा रही है। कल एक बैठक हुई बीजेपी में उच्च स्तरीय, उसमें शपथ ग्रहण समारोह को लेकर क्या तैयारियां की जानी है उन सब पर बातचीत हुई। संभवतः रामलीला मैदान में 20 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, उसको लेकर तरुण चुग जो बीजेपी के महासचिव हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है। और कल ये चर्चा हो रही थी कि क्या आज ही बैठक बुला ली जाए विधायक दल के चयन के लिए, लेकिन फिर अंततः यह तय हुआ कि 19 तारीख को यह बैठक बुलाई जाएगी और 20 फरवरी को संभवतः शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो अब सब कुछ तकरीबन तय हो चुका है, सिर्फ पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान होना है जो बैठक में मौजूद रहेंगे और उसके बाद विधायक दल के नेता का दिल्ली में चुनाव किया जाएगा। 27 वर्ष बाद बीजेपी सत्ता में दिल्ली में लौटी है, तो निश्चित तौर पर शपथ ग्रहण समारोह भव्य होगा। जहां तक कौन मुख्यमंत्री होगा, इसको लेकर सिर्फ कयासबाजी का दौर है। महिला मुख्यमंत्री होगी या फिर कोई अन्य युवा चेहरा होगा, इसको लेकर एक चर्चाएं हैं, कयासबाजी की जा रही है, लेकिन अभी स्पष्ट तौर पर कोई संकेत नहीं मिल पाया है। एक संकेत जरूर मिला है कि बीजेपी में एक राय है कि विधायकों के बीच से ही कोई नया मुख्यमंत्री हो, यानी सांसदों की दावेदारी एक तरह से नहीं दिख रही है नए मुख्यमंत्री के तौर पर। विधायकों के बीच से ही चुना जाए, वो युवा चेहरा हो, सबको साथ लेकर चलने वाला हो, ये सब बात सामने आई है। लेकिन अंततः कौन दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर नाम किसका सामने आएगा, इसको लेकर अभी भी स्पष्टता नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर अब 19 तारीख को होगी विधायक दल की बैठक और राजधानी दिल्ली का सीएम कौन, इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। तो इसको लेकर लेकिन ये बात ज़रूर है कि कहीं ना कहीं विधायक जो जीते हैं उन्हीं में से कोई चेहरा, कोई शख्स चुना जाएगा। और यहाँ पर आइए अब बात कर लेते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के बाद भाजपा एक्शन मोड में आ गई है। दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था, अब उस पर त्वरित काम आरंभ किया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से इसका वीडियो भी शेयर किया गया। उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से कहा गया कि यमुना नदी की सफाई पर काम पहले ही शुरू हो चुका है, जिसमें ट्रैश स्किमर, वीड हार्वेस्टर और एक ड्रेज यूटिलिटी क्राफ्ट के साथ नदी में सफाई अभियान शुरू हुआ है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने कल मुख्य सचिव और SES INFC से मुलाकात की थी और उन्हें तुरंत काम शुरू करने के लिए कहा था। इस मुद्दे से व्यापक रूप से निपटने के लिए एक 4 स्तरीय रणनीति बनाई गई है। इसमें नदी को साफ करने के लिए अलग अलग चरण में काम किया जाएगा। लगभग 3 वर्षों में नदी की सफाई का लक्ष्य रखने वाली इस योजना के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न एजेंसियों और विभागों के बीच निर्बाध समन्वय की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति भी उच्चतम स्तर पर निगरानी करेगी कि शहर में औद्योगिक इकाइयों द्वारा नालों में अपशिष्टों के डाले जाने पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली में सरकार बदलने के साथ ही यमुना में भी बदलाव नजर आने लगा है। इसी क्रम में वासुदेव घाट पर रविवार शाम को यमुना की आरती की गई। यमुना का ये बदला स्वरूप। और आइए अब बात करते हैं दिव्य भव्य महाकुंभ की। प्रयागराज में जारी दिव्य और अलौकिक महाकुंभ में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। महाकुंभ में पवित्र स्नान करने वाली स्नानार्थियों की संख्या 53 करोड़ के पास पहुंच गई है। रविवार को महाकुंभ में 1 करोड़ 49 लाख लोगों ने स्नान किया, तो वहीं प्रयागराज में स्नान करने वाले कुल श्रद्धालुओं की संख्या 52 करोड़ 96 लाख हो चुकी है। खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं के उत्साह का अभिनंदन किया। योगी आदित्यनाथ ने इस पर खुशी जताई।
तो प्रयागराज में दिव्य और भव्य अलौकिक महाकुंभ में लगातार श्रद्धालुओं के स्नान का सिलसिला अनवरत जारी है। और रेल मंत्रालय ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के बाद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं। भारतीय रेलवे ने महाकुंभ के श्रद्धालुओं के लिए आज से 5 अतिरिक्त विशेष ट्रेनें निर्धारित की हैं। इसके साथ ही रेल मंत्रालय की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रयागराज की ओर से जाने वाली सभी विशेष ट्रेनें प्लेटफॉर्म नंबर 16 से चलाई जाएंगी। साथ ही प्रयागराज जाने के इच्छुक सभी यात्री नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट की तरफ से जाएंगे और आएंगे। मंत्रालय ने यात्रियों से अफवाहों पर ध्यान न देने का भी अनुरोध किया है और उनसे किसी भी पूछताछ और यात्री सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही रेल मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी प्लेटफॉर्म से नियमित ट्रेनें हमेशा की तरह चलती रहेंगी। ये उपाय ज्यादा भीड़भाड़ वाले समय में भीड़ को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होने से रोकने की दिशा में एक कदम है। मंत्रालय ने यात्रियों की सहायता के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस बल और राजकीय रेलवे पुलिस बलों की तैनाती भी बढ़ा दी है। उत्तर रेलवे ने प्रयागराज की ओर जाने वाले लोगों की अतिरिक्त संख्या को कम करने के लिए कल शाम 7 बजे तक 3 विशेष ट्रेनें चलाई। प्रयागराज की ओर जाने वाली नियमित ट्रेनों के अलावा शाम के समय की व्यस्ततम मांग को पूरा करने के लिए एक और विशेष ट्रेन रात 9 बजे रवाना हुई। राजेश राज इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, सबसे पहले बात करेंगे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो विशेष इंतजाम किए गए हैं प्रयागराज जाने वाले यात्रियों के लिए, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए जया, आपने देखा होगा कि दीपावली और छठ के मौके पर भारतीय रेल ने किस तरीके के इंतजाम जो है वो किए थे। बाहर पंडाल बनाए गए थे और ये निर्धारित कर दिया गया था कि अनारक्षित जो श्रेणी के लोग हैं वो इस गेट से जाएंगे, जो आरक्षित श्रेणी के लोग हैं वो इस गेट से जाएंगे। और एक कलर कोड जो है वो किया गया था, जिसकी वजह से लाखों मुसाफिर फेस्टिव सीजन में सफर करते हैं, लेकिन किसी भी तरह की कोई अप्रिय वारदात जो है वो देखने को नहीं मिली, जबकि लाखों करोड़ों लोगों ने दीपावली और छठ के मौके पर सफर किया। भारतीय रेल, कल मैं लाइव कर रहा था वहां से, तो कल भी मैंने ये कहा था कि भारतीय रेल को उसी तरह के इंतजामात से गुजरना होगा ताकि किसी भी तरह के अप्रिय वारदात को रोका जा सके। और आखिरकार शाम में यह फैसला किया गया कि प्लेटफॉर्म नंबर 16 से ही प्रयागराज के लिए खुलने वाली जो ट्रेनें हैं उसको वहां से रवाना किया जाएगा। साथ ही आरपीएफ के जो जवान हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी करने का भी ऐलान किया गया है। 139 नंबर पर यात्री पूछताछ और सहायता के लिए तमाम तरह के सवाल कर सकते हैं और उनको कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन जो है उस पर मुहैया कराई जाएगी। अक्सर ये देखा जाता है कि आखिरी वक्त में जब हम प्लेटफॉर्म बदलने का ऐलान करते हैं, जब इस तरह की बातें होती हैं कई बार कि कोई जो प्लेटफॉर्म है वो खाली नहीं है और इसकी वजह से आखिरी वक्त में प्लेटफॉर्म बदलने का ऐलान किया जाता है, उसकी वजह से मुसाफिरों को कई बार दिक्कतें होती हैं। तो भारतीय रेल ने यह कहा है कि जब भी हम किसी भी तरह का बदलाव करेंगे 1 घंटे पहले उसकी सूचना देंगे, उनको बताने का काम करेंगे। कल भी जैसा मैं देख पा रहा था कि जो सहरसा के लिए गरीब रथ ट्रेन जो है वो नई दिल्ली आती है, उसको डाइवर्ट करके पुरानी दिल्ली जो है वो शिफ्ट किया गया और उसका बकायदा अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भी मुसाफिर यहाँ खड़े हैं वो पुरानी दिल्ली की तरफ जो है वो कूच करें। तो लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे पहले उनको यह सूचना दी जा रही थी। कई बार मजबूरी में रूट डाइवर्ट करना पड़ता है, कई बार ट्रेनों के परिचालन की दिशा को बदलना पड़ता है। तो इन तमाम चीजों से गुजरते हुए भारतीय रेल ने जो शनिवार की देर शाम जो घटना घटी उससे सबक लेते हुए कई तरह के इंतजाम को बढ़ाए हैं। उच्च स्तरीय जांच की टीम जो है वो भी अपने काम में जुटी हुई है, लेकिन मुसाफिरों को सहूलियत देना भारतीय रेल की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है। और शायद ये वजह है कि आरपीएफ की संख्या और दिल्ली पुलिस के जवान की संख्या जो है उसको बढ़ाई गई है और वो आवश्यकता भी थी। जिस तरीके से कल भीड़ देखने को मिल रही थी उसमें आरपीएफ की संख्या बढ़ाया जाना बिल्कुल लाजमी दिखाई पड़ रहा था। और मुझे उम्मीद है कि भारतीय रेल तमाम जो गलतियां, जो चूक, मानवीय भूल जो हुई है उससे सबक लेते हुए कहीं ना कहीं मुसाफिरों को बेहतर सुविधा प्रदान कराने की कोशिश करेगी।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजेश फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर रेलवे की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं, अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो 139 यानी कि 139 पर आप फोन करके ले सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ गोगोई के आईएसआई से कथित संबंधों को लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एलिजाबेथ पर हमला बोला है। सीएम हेमंत ने एलिजाबेथ के पाकिस्तानी नागरिक अली शेख के साथ मजबूत संबंध होने का आरोप लगाया है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि दोनों लोग क्लाइमेट डेवलपमेंट नॉलेज नेटवर्क नामक वैश्विक जलवायु कार्रवाई समूह के साथ मिलकर काम कर चुके हैं। साथ ही सीएम हेमंता ने कहा कि भारत के खिलाफ साजिश का हिस्सा होने या सहानुभूति रखने वालों की व्यापक जांच होगी। Furthermore, both Mr. Ali Sheikh and Srimati Elizabeth Gogoi, a British national, have been a part of global climate action group called the Climate and Development Knowledge Network, which operates both in India and Pakistan. The Assam cabinet notes its concern regarding the explicit involvement of a Pakistani-based leader and the other actor of a climate action group in the matters concerning India's internal affairs, thereby raising serious questions on its actual intent and operations. Additionally, the Assam cabinet directs an extensive inquiry to be conducted to ascertain whether these activities are part of a larger conspiracy and to identify any sympathizer or associate within Assam and across India who may be aiding Mr. Sheikh's anti-India agenda. और असम सरकार ने पाकिस्तानी नागरिक अली शेख के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। अली शेख लोकसभा सांसद गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ गोगोई का पूर्व सहयोगी रह चुका है। इसे लेकर भाजपा कांग्रेस सांसद की पत्नी पर पाकिस्तान के साथ संबंधों के आरोप लगा रही है। पाकिस्तानी नागरिक अली शेख भारत विरोधी एजेंडा चलाता है। Ali Sheikh has even served the government of Pakistan in several advisory positions and via committees constituted by Prime Minister of Pakistan. To destabilize Assam, the government of Assam takes Mr. Ali Sheikh's attempt to interfere in the domestic matters of the state of Assam and the Republic of India with utmost seriousness. The Assam cabinet has directed the Director General of Police, Assam, to register a case against Sri Ali Sheikh under appropriate provisions of Bharatiya Nyaya Sanhita and other relevant laws. और असम विधानसभा का बजट सत्र आज से कोकराझार में शुरू हो रहा है। विधानसभा का सत्र पहली बार दिसपुर गुवाहाटी से बाहर आयोजित किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष बिस्वजीत देमारी ने कहा कि गुवाहाटी के बाहर सदन की बैठक आयोजित करना संसदीय लोकतंत्र को लोगों के करीब ले जाने का एक प्रयास है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि विधानसभा सत्र को राज्य की राजधानी के बाहर आयोजित करने के ऐतिहासिक निर्णय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का समर्थन है, जिन्होंने क्षेत्र में शांति कायम की है। बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य के अभिभाषण से होगी। सत्र का पहला दिन कोकराझार में आयोजित किया जाएगा, जबकि सत्र की शेष कार्यवाही 19 फरवरी से दिसपुर स्थित विधानसभा भवन में होगी। बजट सत्र 25 मार्च तक चलेगा। वित्त मंत्री अजंता नियोग 10 मार्च को बजट पेश करेंगे। तो कोकराझार में असम विधानसभा का बजट सत्र आज बेहद महत्वपूर्ण, लोगों को लोकतंत्र के और करीब से रूबरू कराने का एक बेहद सराहनीय प्रयास। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए नया सवेरा के साथ। Money saved is money earned. I'm now happy that I could save money every month because of my PNG stove, as it cuts down on 20 to 25% of fuel usage. My PNG stove is also 100% safe with the ISI mark. Moreover, PNG as a fuel burns completely, making it a more environment-friendly fuel. So, use PNG and save money like me.
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। भारत सरकार द्वारा किसानों के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार आश्वस्त है कि किसान फसल काटने के तुरंत बाद उपज का सुरक्षित भंडारण वैज्ञानिक भंडारण संरचनाओं में करें और बाजार में सही दाम मिलने पर ही उसे बेचें। किसानों द्वारा WDRA पंजीकृत गोदामों में रखी हुई उपज पर बैंक से ऋण लिया जा सकता है। भारत सरकार ने एक डिजिटल गेटवे ई किसान उपज निधि का विकास किया है। इससे किसान को बैंक के पास बार बार जाने की आवश्यकता नहीं होगी। किसान जन समर्थ पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे। गेटवे का रूल इंजन आवेदक की अर्हता चेक करेगा तथा विभिन्न विकल्प प्रस्तुत करेगा। चयनित विकल्प के आधार पर संबंधित बैंक ऋण राशि का वितरण करेगा। इस डिजिटल गेटवे के माध्यम से उन्हें अपनी फसलों को सही दाम में बेचने की आजादी मिलेगी। और आइए नया सवेरा में अब बारी अखबारों की सुर्खियों की। और हमारे साथ जुड़ चुकी है इस वक्त संध्या। आइए संध्या के पास चलते हैं। संध्या, गुड मॉर्निंग। क्या कुछ खास है आज राजधानी से प्रकाशित समाचार पत्रों में? गुड मॉर्निंग जया। अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत करते हैं दुनिया और भारत और अमेरिका से जुड़ी हुई खबर के साथ, जिसे आज पहले पेज पर स्थान दिया गया है। जी हां, दुनिया से बेहतर डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए हो रहा है बड़ा प्रयास। भारत अमेरिका के बीच समुद्र में 50,000 किलोमीटर की अंडरसी केबल बिछाएगा मेटा। इस खबर को आज प्रकाशित किया गया है और भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को इससे सपोर्ट मिलेगा। क्या कुछ लाभ होंगे इस प्रोजेक्ट से, और इस दशक के अंत तक ये प्रोजेक्ट पूरा करने की संभावना भी बताई गई है। तो इस खबर को आज महत्वपूर्ण स्थान देते हुए पहले पेज पर हरिभूमि अखबार ने प्रकाशित किया है। एक और खबर का रुख करते हैं जिसे जनसत्ता अखबार ने आज पहले पेज पर प्रकाशित किया है और बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कार्यस्थल पर वरिष्ठ सहकर्मी की फटकार इरादतन अपमान नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्यस्थल पर यदि इरादतन फटकार लगाई जाती है तो वो इरादतन अपमान की श्रेणी में नहीं आता है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक आरोप लगाने की अनुमति देने से गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिससे कार्यस्थल पर अपेक्षित संपूर्ण अनुशासनात्मक माहौल बिगड़ सकता है। एक और खबर की बात करते हैं जिसे आज हरिभूमि अखबार और अन्य प्रमुख अखबारों ने भी स्थान दिया है। यह है दिल्ली से जुड़ी हुई खबर। जी हां, 20 फरवरी को नई सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। ये बात हरिभूमि अखबार ने अपने पहले पेज पर लिखी है और लिखा है कि 19 को दिल्ली के सीएम का होगा ऐलान। भाजपा ने बुलाई विधायक दल की बैठक। आपको बता दें कि दिल्ली के नए सीएम का नाम तय करने के लिए सोमवार को बुलाई गई विधायक दल की बैठक टल गई है और 19 तारीख को ये बैठक होगी, यानी कि जो बैठक आज होनी थी वो आज नहीं होगी। इसके अलावा दैनिक जागरण अखबार की बात करते हैं तो देश विदेश पेज पर खबर प्रकाशित है जिसमें लिखा है डॉक्टर एस जयशंकर की बांग्लादेशी विदेश मंत्री से द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई है। सीमा व कई मुद्दों पर तनाव के बावजूद जारी है संवाद का क्रम। इस खबर को आज स्थान मिला है और बताया है कि द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने पर अमेरिका रूस भी सहमत हैं। अलग अलग बिंदुओं के साथ इस खबर को प्रकाशित किया गया है। साथ ही साथ एक और कॉलम में खबर प्रकाशित है जो बताती है कि हिंद महासागर में अपनी क्षमताओं को बढ़ाएंगे और दूसरों की मदद भी करेंगे। ये बात डॉक्टर एस जयशंकर ने कही है। एक और खबर का रुख करते हैं जिसे हिंदुस्तान अखबार ने अपना बिजनेस पेज पर लिया है और बताया है कि बंद फास्टैग से टोल पार करने पर अब 2 गुना शुल्क लगेगा और ये व्यवस्था आज से लागू होगी। जी हां, टैग खाते को रिचार्ज करने के नियम बदल दिए गए हैं और यदि वाहन चालक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसे भी आज प्रकाशित किया गया है, जो बताता है कि यदि किसी वजह से आपका फास्टैग निष्क्रिय पड़ा है तो टोल बूथ पार करने से 60 मिनट पहले उसे रिचार्ज करवाना पड़ेगा। यदि चालक इसमें असफल रहता है तो उसे 2 गुना टोल का भुगतान भी करना होगा। तो किन बातों का अब से आपको ख्याल रखना होगा इस खबर में प्रकाशित किया गया है। चलते चलते एक और खबर का रुख कर लेते हैं और जो बताती है कि सरकार गठन से पहले ही यमुना की सफाई शुरू हो चुकी है। जी हां,
दिल्ली के एलजी ने यमुना नदी साफ करने का 3 साल का लक्ष्य रखा है और कूड़ा कचरा निकालने को मशीनें लगा दी गई हैं और ये मशीनों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। एलजी ने तमाम निर्देश दिए हैं यमुना की सफाई को लेकर। आपको बता दें कि दिल्ली के विधानसभा जो चुनाव थे उस समय में यमुना की सफाई को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जनता से वादा किया था और उसकी ये प्रक्रिया भी अब शुरू हो चुकी है और मशीनें जो हैं वो सफाई के लिए काम करने लगी हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात करें तो आज के प्रमुख अखबारों ने इन खबरों को स्थान दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया संध्या इन सुर्खियों को हमसे साझा करने के लिए। तो नया सवेरा में अखबारों के बाद अब समय है साइंस पार्क का। बीते कुछ वर्षों में स्पेस के क्षेत्र में जितनी कामयाबी मिली है उतनी ही धरती को नुकसान का खतरा भी बढ़ गया है। आइए साइंस पार्क में जानते हैं आखिर क्या है स्पेस जंक, इसमें हमें कितना खतरा है और कैसे स्पेस जंक का खात्मा होगा। नमस्कार। बीते सालों में स्पेस रिसर्च में जितनी तेजी आई है धरती के लिए खतरा भी उतना ही बढ़ गया है। अंतरिक्ष में खोज के चक्कर में हम एक ऐसी समस्या को बढ़ाते जा रहे हैं जो आने वाले समय में धरती के लिए एक बहुत बड़ा संकट बन सकती है। हाल ही में केन्या के मुकुकू गांव में एक ऐसी घटना घटी जिसे देखकर हर कोई शॉक्ड है। दरअसल यहां 2008 के एरियन रॉकेट लॉन्च का स्पेस रिंग जमीन पर आकर गिर गया। इस घटना ने अंतरिक्ष में बढ़ते कचरे को लेकर फिर से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। वहीं हाल ही में एक बड़ा कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी ऑर्बिट में ही टूट गया और अब स्पेस जंक के तौर पर धरती की ऑर्बिट में घूम रहा है। आपके मन में भी ये क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि आखिर ये स्पेस जंक होता क्या है, हमारे स्पेस में कितना जमा है कचरा और ये कचरा अभी स्पेस में घूम रहे सैटेलाइट्स और धरती पर रह रहे इंसानों के लिए कितना खतरनाक है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आखिर स्पेस में फैले ऐसे कचरे को कैसे समाप्त किया जाएगा। तो आइए एक एक करके इन तमाम सवालों के जवाब आपको हम आसान तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अंतरिक्ष कचरा या फिर स्पेस जंक कहते किसे हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में अंतरिक्ष युग की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी और ये वो दौर था जब सोवियत संघ ने दुनिया का पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था। तब से लेकर आज तक दुनिया भर में हजारों रॉकेट्स और सैटेलाइट्स लॉन्च हो चुके हैं। इनमें से हजारों ऐसे हैं जो अब काम करना बिल्कुल ही बंद कर चुके हैं, लेकिन आज भी वो धरती की ऑर्बिट में, धरती की कक्षा में वो लगातार घूम रहे हैं। ऐसे ही डेड या फिर बेकार हो चुके रॉकेट और सैटेलाइट्स को स्पेस जंक कहा जाता है। यहां तक कि पहला सैटेलाइट स्पुतनिक भी, जी हां, आज तक स्पेस जंक बनकर धरती की ऑर्बिट में घूम रहा है। जब हम आसमान में सैटेलाइट्स को भेजते हैं तो वो एक रॉकेट के जरिए भेजते हैं। वो रॉकेट का जो लास्ट स्टेज होता है, जो सैटेलाइट एक्चुअली एक ऑर्बिट में डिलीवर करता है, वो लास्ट स्टेज वहीं पे रह जाता है और वहाँ पे कोई ग्रेविटी नहीं होता, इसलिए वो स्टेज नीचे नहीं आ सकता, तो इसीलिए वो वहीं रहता है। उसको हम स्पेस जंक बोलते हैं। अब अगला सवाल ये कि अंतरिक्ष में कितना भरा है कचरा। तो द यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मुताबिक साल 2022 में, यानी कि अब से 3 साल पहले, किसी भी साल की तुलना में सबसे अधिक सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए और इस दौरान कमर्शियल सैटेलाइट्स सबसे ज्यादा लॉन्च किए गए और वो भी लो अर्थ ऑर्बिट में। इन सैटेलाइट्स में ज्यादातर अपना टेन्योर यानी कि कार्यकाल खत्म होने के बाद भी, यानी डेड होने के बाद भी उस ऑर्बिट में बने हुए हैं। एजेंसी की ही एक रिपोर्ट के मुताबिक स्पेस में लगभग 13,000 टन से अधिक कचरा फैला हुआ है और इनमें से 30,000 से ज्यादा ऐसे मलबे के टुकड़े हैं जो आकार में बहुत ही छोटे, यानी 10 सेंटीमीटर से बड़े हैं, और वहीं 1 सेंटीमीटर से बड़े स्पेस जंक की संख्या जो है वो 10 लाख से अधिक है।
जो कि भयंकर खतरा पैदा कर रहे हैं। अब अगला सवाल ये कि स्पेस जंग से हमें, इंसानियत को, मानवता को कितना खतरा है? तो साफ साफ कहूं तो ये कचरा धरती से लॉन्च किए जाने वाले मिशनों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन रहा है। हम अब तक हजारों सैटेलाइट्स स्पेस में भेज चुके हैं और उनमें से बहुत से खराब होकर वहीं रह गए हैं और वे और उनके टुकड़े कचरे के तौर पर वहीं रहकर अर्थ का चक्कर लगा रहे हैं। दरअसल स्पेस वैज्ञानिकों को यह डर है कि कहीं इस कचरे से टकराकर मिशन में भेजे गए सैटेलाइट और रॉकेट नष्ट ना हो जाएं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए भी ये एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। यह भी खतरा है कि वो सारी तकनीकें जिनका आज हम स्पेस टेक्नोलॉजी के कारण उपयोग कर पा रहे हैं, इस्तेमाल कर पा रहे हैं, वे भी खत्म हो जाएंगी। इनमें जीपीएस की बात कर ली जाए, सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात कर ली जाए, मौसम निगरानी सैटेलाइट्स की बात कर ली जाए, फिर यहाँ तक कि अंतरिक्ष अनुसंधान तक पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। परेशानी यह है कि 1 इंच का, जी हां 1 इंच का कचरा भी हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कक्षा में घूमता है और वो एक स्पेस स्टेशन से टकराकर उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए काफी होता है। 1 इंच का टुकड़ा भी, और लाखों की तादाद में वहां पे ऐसे टुकड़े घूम रहे हैं। और ऐसी घटना से बचने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कई बार अपनी जगह भी चेंज करनी पड़ी है। ऐसा हो भी सकता है कि अंतरिक्ष कचरे की वजह से धरती की ऑर्बिट किसी प्रयोग करने के लायक ही ना रह जाए, ऐसा भी हो सकता है। इससे केसलर सिंड्रोम का खतरा भी बढ़ रहा है। केसलर सिंड्रोम नेचर एस्ट्रोनॉमी के जुलाई 2022 में पब्लिश्ड एक स्टडी में यह अनुमान लगाया गया है कि अगले 10 सालों में इन कचरों के गिरने से इंसानों और जानवर दोनों के हताहत होने की संभावना है। स्पेस जंग का खतरा सैटेलाइट्स के लाइफ के लिए है, क्योंकि कोई भी स्पेस जंग अगर भी किसी भी सैटेलाइट के ऑर्बिट में आ जाएगा और वो सैटेलाइट को हिट करेगा तो वो सैटेलाइट को अनसर्विसेबल कर सकता है। अगर स्पेस जंग का जो वॉल्यूम होगा वो बहुत ज़्यादा होगा तो वो सैटेलाइट को तोड़ भी सकता है, जिसके कारण और ज़्यादा स्पेस जंग तैयार हो जाएगा और जो सैटेलाइट ऑपरेशनल है वो भी खराब हो जाएगा। अभी आपने सुना, मैंने एक वर्ड का यूज किया, केसलर सिंड्रोम। आपको पता है ये क्या होता है? आइए आपको बताते हैं। दरअसल अंतरिक्ष के खतरे को 1970 के डिकेड से ही पहचान लिया गया था। नासा के वैज्ञानिक डोनाल्ड केसलर ने 1978 में एक काल्पनिक स्थिति का प्रपोजल दिया था जो फ्यूचर में कभी ना कभी जरूर आ सकती थी और अब ये जल्दी ही आ जाएगी, ऐसा माना जाने लगा है। इस स्थिति में अर्थ की निचली कक्षा में टकराव की घटनाएं शुरू हो जाएंगी, जिसमें सैटेलाइट्स, अंतरिक्षयान, रॉकेट टकराकर टूटेंगे और ज्यादा कचरा पैदा कर टकराने की घटनाओं का ऐसा सिलसिला चला देंगे जो कभी खत्म ही नहीं होगा। इसके बाद हालात ऐसे हो जाएंगे कि ऑर्बिट में कचरा इतना भर जाएगा कि फ्यूचर जनरेशन के लिए उसका यूज करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब आपको बताता हूं कि स्पेस में कौन सा देश कितना कचरा फैला रहा है। तो जर्मन डेटाबेस कंपनी स्टेटिस्टा ने उन देशों की एक लिस्ट जारी की है, पूरी एक लिस्ट है, जो अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा कचरा पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। इस लिस्ट के मुताबिक अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा कचरा फैलाने में रूस नंबर 1 पे है। रूस की 7000 से अधिक रॉकेट बॉडी कचरे के तौर पर स्पेस में घूम रही है। लिस्ट में दूसरे नंबर पर अमेरिका है। 5000 से भी ज्यादा स्पेस के कचरे के टुकड़ों के साथ अमेरिका अंतरिक्ष में मलबे को बढ़ा रहा है। अमेरिका के बाद लिस्ट में चीन का नंबर आता है। चीन ने 3845 मलबे के टुकड़ों को अंतरिक्ष में छोड़ा हुआ है, जो भविष्य में फ्यूचर में स्पेस मिशनों के लिए काफी चुनौती बन सकते हैं। अब सबसे अहम सवाल ये कि इन स्पेस जंग का आखिर कैसे होगा खात्मा। तो अंतरिक्ष कचरे के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए प्रयास भी शुरू हो गए हैं। हर कोई चिंतित है और इसके लिए प्रयास भी वो कर रहे हैं। खासतौर से संयुक्त राष्ट्र ने सभी स्पेस कंपनियों से कहा है कि वे मिशन पूरा होने के 25 साल के भीतर, जी हां 25 साल के भीतर अपने सैटेलाइट्स को ऑर्बिट से हटा लें। हालांकि ऐसा करना काफी मुश्किल है, क्योंकि अभी तक इस तरह की कोई तरकीब, कोई उपाय सामने नहीं आई है।
दुनिया भर की कंपनियां लगातार इस दिशा में काम कर रही हैं। इनका प्रयास है कि डेड सैटेलाइट्स को वापस एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में खींचकर उसे नष्ट कर दिया जाए और इसके लिए इन्हें जाल में, नेट में, एक बहुत बड़े नेट में फंसाया जाए। पकड़ने के लिए बड़े बड़े जो मैग्नेट्स हैं, जो चुंबक हैं, उनका इस्तेमाल किया जाए या फिर स्पेस में ही इन्हें जलाकर इन्हें नष्ट कर दिया जाए। इन तमाम तरकीबों पर काम किया जा रहा है, लेकिन कंप्लीट तरीके से इसमें हमें अभी तक कोई सक्सेस नहीं मिल पाई है। तो आज के साइंस स्पार्क में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी स्पार्किंग टॉपिक के साथ आपके सामने होंगे एक बार फिर से हाजिर। तब तक के लिए मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। और आइए नया सवेरा में अब देखते हैं खबरें खेल जगत से। इंडियन प्रीमियर लीग का 18वां संस्करण 22 मार्च 2025 से शुरू होगा। फाइनल 25 मई को खेला जाएगा। सीजन में कुल 13 आयोजन स्थल पर 74 मैच खेले जाएंगे। प्रतियोगिता का पहला मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियंस कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच 22 मार्च को कोलकाता में खेला जाएगा। विमेंस प्रीमियर लीग में कल खेले गए मैच में गुजरात जायंट्स ने यूपी वॉरियर्स को 6 विकेट से हराया। गुजरात जायंट्स की एशले गार्डनर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। युगांडा के जेकब किपलीमो 57 मिनट से कम समय में हाफ मैराथन पूरी करने वाले पहले एथलीट बने। किपलीमो ने बार्सिलोना में आयोजित मैराथन 56 मिनट और 42 सेकंड में पूरी कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने पिछले रिकॉर्ड में 48 सेकंड्स की कटौती की। ब्राजील के टीनेजर होआओ फोंसेका टूर लेवल का खिताब जीतने वाले सबसे युवा दक्षिण अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। फोंसेका ने अर्जेंटीना ओपन में खिताबी जीत दर्ज की। बात कर लेते हैं कारोबार जगत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नई दिल्ली में आयोजित हो रहे भारत टेक 2025 में शिरकत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने वहां आयोजित एक प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। भारत टेक्स प्लेटफॉर्म कपड़ा उद्योग का सबसे बड़ा आयोजन है। प्रधानमंत्री ने भारत टेक्स 2025 को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने पिछले दशक में कपड़ा उद्योग में तेजी से विकास किया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा ऐलान किया गया कि उसे भारतीय रिजर्व बैंक से गुजरात की गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर बैंकिंग यूनिट स्थापित करने की मंजूरी मिल गई है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की प्रवर्तक कंपनी मेटा ने 50,000 किलोमीटर की लंबाई के अंडर सी केबल प्रोजेक्ट वाटरवर्थ का ऐलान किया। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य भारत अमेरिका के बीच डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। भारत के व्यापारिक निर्यात में चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में 124.8 बिलियन डॉलर की वृद्धि होने का अनुमान, जो वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही की तुलना में 3.64% की वृद्धि है। और आइए अब बात कर लेते हैं मौसम की।
और आइए मिजाज मौसम के साथ ही नया सवेरा के आज के इस अंक में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं असम में चाय बागानों के श्रमिकों के पास आपको ले चलते हैं जो अपने झूमर नाच के लिए बेहद मशहूर है। ये पारंपरिक नृत्य युवा लड़के और लड़कियां समूह में करते हैं। आज नया सवेरा में आपको इस झुमरू नाच के खूबसूरत रंगों के साथ हम रूबरू करा रहे हैं। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। फिलहाल मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।